गुड इवनिंग फ्रेंड्स। रीड की लगातार सीरीज में आज मैं मैथ का पोर्शन लेकर उपस्थित हुआ हूँ। तो बता दें कि प्राथमिक लेवल यानी कि प्राइमरी लेवल का ये मैथ का पोर्शन है जो कि सबके लिए कॉमन था। भाषा उन्होंने चाहे हिंदी ले रखी हो, सेकंड में चाहे इंग्लिश ले रखी हो, या इसके अलावा भी कोई पंजाबी या संस्कृत भी ले रखी हो, ये वाला कॉमन सब्जेक्ट आइए करते हैं। तो 91st में देखते हैं। देखिए इसमें कह रहा है कि 20 मीटर लंबी, 20 मीटर ऊंची और 50 सेंटीमीटर मोटी दीवार जिसमें 2 दरवाजे इस क्राइटेरिया माप के हैं। बनाने में 25 सेंटीमीटर, 16 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर माप की कितनी ईंटों की आवश्यकता होगी। तो देखिए सबसे पहले हम दरवाजे का निकाल लेते हैं क्षेत्रफल। तो दरवाजे का क्षेत्रफल आता है, इसका जब 2 में 1.5 का मल्टीप्लाइकेशन करेंगे तो यहाँ पे आएगा 3, और 3 जब 2 दरवाजे हैं तो इसका हो गया 2। तो यानी कि आ गया ये 6 मीटर स्क्वायर। 6 मीटर स्क्वायर के ये दरवाजे हैं। और जब हम दीवार का क्षेत्रफल निकालेंगे, क्षेत्रफल निकालने के लिए सबसे पहले हम ये इसमें कितना वारदाना लगा है या कितना इसमें मटेरियल यूज हुआ है ये हम 50 सेंटीमीटर बाद के लिए रखते हैं। ठीक है। अब क्या होता है कि दीवार का क्षेत्रफल जब करेंगे तो 20 × 5 यानी कि 100 मीटर स्क्वायर आ गया। और ये 6 मीटर स्क्वायर दरवाजे का इसमें हम लेस कर देंगे, 6 मीटर स्क्वायर। अब ये टोटल बन गया 94 मीटर स्क्वायर। अब चूंकि मीटर स्क्वायर बना तो 94 × 10⁴ होगी। अब इसमें कितना मटेरियल यूज होगा, इसमें हम 50 सेंटीमीटर को, ये हमने 10⁴ जो लगाया है वो सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए लगाया है। अब ये 50 सेंटीमीटर इसमें मल्टीप्लाइकेशन कर दिया, और जो नीचे दिया है ईंट की माप ये 25 × 16 × 10। जब इसको लगाएंगे तो ये सारा जब लेस होगा तो लेस होकर ये आ जाएगा 11,750। तो इतनी ईंटों की आवश्यकता पड़ेगी। आगे चलते हैं। 92 देखिए ये कह गया दिए गए चित्र में ओपी जो है आरएस के समानांतर है। ठीक है। तो हम इसको आगे बढ़ाते हुए लाइन खींचेंगे। ठीक है, इस तरह हमने लाइन खींची। तो अब समांतर कह रहा है ओपी क्यू बोल रहा है कि 100 सेंटीमीटर 100 डिग्री है। तो यहाँ पे जब ये 100 डिग्री है तो यहाँ पे 180 से घटा देंगे, ये बचेगी 80। ठीक है। और यहाँ पे 140 कह रहा तो ये भी 140 हो जाएगी। जब ये 140 हो जाएगी तो ये बाकी बचा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 40। अब क्वेश्चन की डिमांड ये है कि पी क्यू आर पूछ रहा है, पी क्यू आर ये वाला। तो ये वाला जब कह रहा है तो 40 + 80 और +40 इनको दोनों को जोड़ के 180 से लेस कर देंगे तो ये 60 आ जाएगा। अब आगे चलते हैं। 93 इसमें कह रहा है 2 दशमलव संख्याओं का गुणन जैसे 0.4 मल्टीप्लाइकेशन 0.2 में। अब इसको आगे आंसर देते हुए कह रहा है कि संकल्पना को समझाते हुए उचित शिक्षण अधिगम साधन है। तो इसमें सबसे पहले देखिए कह रहा है डायनेस ब्लॉक। तो ये डायनेस ब्लॉक जैसा कुछ होता नहीं है। अब 2 दशमलव के से सीधे ये पूछ रहा है कि दशमलव की संख्याओं का गुणन कैसे करेंगे। तो ये हमने पढ़ा है कि संख्या चार्ट के आधार पर नहीं करते हैं। तो संख्याओं के चार्ट के आधार पर हम दशमलव का नहीं करते हैं, हम संख्याओं का तो कर सकते हैं। ठीक है। तो उसमें नहीं का। और गिनतारा क्या होता है, अबेकस होता है कि प्राइमरी लेवल पे जो हमारी स्लेट्स दी रहती होंगी तो उनमें हमारे वायर होते हैं, 10 या 12 वायर होते हैं। तो पहली वायर में यानी कि तार में कोई एक ऐसे मूंगा बना देते हैं या उसमें कुछ गोलियां वगैरह कर देते हैं। तो उसमें पहली रो में होती है तो 1 रख देते हैं, दूसरी रो में 2 होते हैं। तो बच्चों को क्या होता है, गिनती का विकास होता है। और ग्राफ पेपर जो होता है, ग्राफ पेपर की सहायता से दशमलव की जो संकल्पना है, दशमलव का गुणन, दशमलव का चाहे मल्टीप्लाइकेशन हो या दशमलव का सम हो, उसको ग्राफ पेपर की सहायता से हम समझाते हैं। ये सीटेट में भी आ चुका है 2019 वाले में। अभी कह रहा मिलान चिन्हों का उपयोग करते हुए निम्नलिखित में से कौन संख्या 9 को प्रदर्शित करेगी। तो देखिए
इसमें हम जो मिलान संख्या है वो 4 4 का जोड़ा बनाते हैं, यानी कि बनता तो वो 5 संख्या है, 1 2 3 4, और इस तरह से वो बीच में इस तरह से उसका कॉम्बिनेशन रखा जाता है। तो 5 तो ये हो गया, 5 और 4 और रख देंगे, 9 है तो 4 और रख देंगे, इस तरह हो जाता। अगर 10 होता तो ये कर देते, जबकि 10 नहीं है तो ये हो जाएगा। तो ये कौन सी संख्या में दिख रहा है? सी में दिख रहा है। अब देखिए आगे चलते हैं, तो 95वां नंबर देखेंगे। ये कह रहा है कि एक व्यक्ति का मासिक वेतन 24,000 रुपये है। 24,000 रुपये उसका मासिक वेतन, उसके शिक्षा पर किए गए वर्ग को पाई चार्ट पर दर्शाने वाले त्रिज्यखंड का केंद्रीय कोण जो है वो 60 डिग्री है। अब देखिए उसकी सैलरी टोटल है 24,000। अब ये त्रिज्यखंड का केंद्रीय भाग 60 डिग्री कह रहा है, अब टोटल होता कितना है? 360 डिग्री, सॉरी 60 ऊपर रखेंगे और 360 होता है, 360 का 6वां भाग होता है, तो 6 का यहाँ पे भाग दे देंगे तो 4,000 रुपये आ जाएगा शिक्षा पर। अब आगे देखते हैं, 2 अंकों की सबसे बड़ी व सबसे छोटी अभाज्य संख्या। देखिए ये क्वेश्चन मुझे लग रहा है कि अगर अभाज्य संख्या का कैटेगराइज जिसने अगर पहली वाली संख्या में नहीं किया है 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में, तो इसका उत्तर कुछ और होना चाहिए। जबकि यहाँ ये कह रहा है 2 अंकों की सबसे बड़ी या सबसे छोटी अभाज्य संख्या। अगर दोनों को हम अभाज्य संख्या मान ले तो 2 अंकों की सबसे बड़ी हो जाएगी 97 और सबसे छोटी अभाज्य संख्या हो जाएगी 11। तो इस हिसाब से उत्तर 86 जा रहा है, बी। अब देखिए ये क्वेश्चन, हाँ 97, यदि 12 दर्जन पेनों का मूल्य 720 रुपये है तो 25 पेनों का मूल्य क्या है? तो सबसे पहले देखिए हम क्या है कि एक एक नियम से निकाल लेते हैं। 12 दर्जन का 720 रुपये, तो एक दर्जन का आ जाएगा वही 60, और एक जब एक पेन की वैल्यू आ जाएगी 60 रुपये, सॉरी एक दर्जन की आ जाएगी 60 रुपये, तो एक पेन की आ जाएगा 5 रुपये। अब 25 में 5 का कर देंगे तो 125 हो जाएगी। और अगर ऐसे आप नहीं करते हैं तो एक और तरीका है इसका करने का। देखिए 12 दर्जन पेनों का मूल्य 720 है, तो एक दर्जन का सीधे सीधे आ गया हमारा 60, ठीक है। अगर 12 दर्जन का 720 है। अब ये देखना पूछ रहा है 25 पेनों का मूल्य, तो 25 पेन कितने होते हैं? 2 दर्जन से कुछ ज़्यादा होते हैं, 2 दर्जन और एक पेन हो गया, तो 2 दर्जन का अगर हम निकाल लेंगे तो सीधे सीधे ये 120 रुपये हो गया, और एक पेन का और हो गया तो 120 प्लस रहेगा। तो अगर ऑप्शन ऐसे मारेंगे तो 120 प्लस थोड़ा सा ये 125 की तरफ जा रहा है। अब देखेंगे 98 में क्या है, 5 छात्रों का औसत भार 40 किलोग्राम है। यदि उनमें से एक छात्र जिसका भार 50 किलोग्राम है छोड़ जाता है तो शेष बच्चों का औसत भार क्या होगा? तो 5 छात्रों का औसत भार 40 किलोग्राम बता रहा है, और एक छात्र जिनमें उसका भार 50 किलोग्राम, यानी कि 50 किलोग्राम ज़्यादा वाला भार बच्चा है, तो 10 किलोग्राम उसका कम हो जाता है। 10 किलोग्राम जब कम हो जाता है तो शेष बच्चों का औसत भार क्या होगा? तो 4 बच्चे बचते हैं, ठीक है। तो अगर आप सीधा सीधा इसका लगा लेंगे, कन्फ्यूजन अगर ना हो ज़्यादा, तो 5 का 40 है तो इसका 200 आ गया टोटल बार, और एक 50 का बच्चा चला जाता है तो 150 बचता है, 150 बचता है, तो 4 बच्चे अब बचते हैं, एक चला गया, तो सीधे सीधे 37.5 kg आ जाता है। अब 99 देखेंगे, एक वस्तु 10% लाभ से विक्रय मूल्य 330 पर बेची जाती है। तो अब ये बताओ, सबसे पहले अब हम क्वेश्चन की डिमांड देखेंगे कि क्या है, ये बाद में देखेंगे। अब 10% लाभ कह रहा है तो 10% लाभ 110 ही तो हुआ, 100% पे हमारी हर चीज़ होती है। तो अगर लाभ 110 पे कह रहा है तो 330 पे बेची जाती है। अब अगर हम 1 पे निकालेंगे तो 3 आ गई, और यही 100 पर निकालेंगे, ठीक है, तो 300 आ गई। तो उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना है? तो क्रय मूल्य 300 है, डी उत्तर हो जाएगा। 100 कह रहा है कि श्रमदान शिविर के अंतर्गत 12 छात्र 7 घंटे सफाई करते हैं, यदि उतना ही भाग 6 घंटे में साफ करना हो तो कितने छात्रों की आवश्यकता होगी? तो देखिए हमने पढ़ा है IMD फार्मूला पढ़ा हुआ है, MDH/W। तो MDH हो गया मैन पावर से आ गया, यहाँ से कर लेते हैं कि 12 छात्र हो गए,
और यहाँ से DH हो गया 7 घंटे। अब इसको बराबर करेंगे, जब काम एक ही है तो काम को हम नहीं आइडेंटिफाई करेंगे, और 6 घंटे में करना होगा तो कितने छात्र लगेंगे, तो 6 से दूनी सीधे सीधे 12 आ गया, 14 हो गया। एक 101 नंबर देखेंगे, द डिजिट फॉर्म ऑफ 1 करोड़ 1,01,101। तो इसमें कह रहा है, अब हिंदी में देखिए पढ़ लेते हैं, 1 करोड़ 1,01,101 अंक की मान क्या है। तो सबसे पहले देखेंगे कि 100 में लास्ट में लिखा है 101, लास्ट में क्या लिखा हुआ है 101, तो ये वाला ऑप्शन तो कट ही जाता है, यहाँ पे 1001 है। ठीक है, दोबारा दिखा देते हैं, 1001 है। अब बच्चे ये 3, तो 101 सब में लिखा हुआ। अब यहाँ पे कह रहा है 1 करोड़ 1 लाख, तो यहाँ पे 1 करोड़ 11 लाख है, ये भी कट गया। सबसे शुरू में देखते हैं ये, तो ये भी कट गया। अब यहाँ पे 1 करोड़ 1 लाख शुरू में दिया है, तो 1 करोड़ यहाँ पे भी 1 करोड़ 1 लाख नहीं है, 1 करोड़ 10,000 हुआ लिखा है, तो ये ऑप्शन आ जाएगा। और नहीं तो आप करके देख लो, 1 करोड़ लिख के देख लो, फिर इसके बाद में 1 लाख लिख के देख लो। ठीक, अब दे रहा है 1,000, तो 1,000 हो गया, 100 हो गया और 1 हो गया, तो ये जब जोड़ेंगे तो यही B नंबर आएगा। 102 नंबर देखेंगे, यदि ये लिखा है 31P5 3 का गुणज है, यानी कि 3 से ये विभाज्य हो रहा है, जहाँ P दायिक अंक है। ठीक है, P दायिक अंक हो गया, वो तो दिख ही रहा है। तो P का अधिकतम मान क्या होगा, तो देखिए 3 के गुणज के लिए ये आवश्यक शर्त ये है कि इन सबके जब हम डिजिट्स को जोड़ेंगे तो 3 से डिवाइड होनी चाहिए। तो हम जब जोड़ेंगे 3 1 4 और 5 9, यानी कि 9 + P। ठीक है, ये 3 का गुणज है, 9 + P। अब जब 9 + P है, अब 3 से ये 9 तो जा रहा है, तो फिर P में भी भाग जाना चाहिए। तो P में कितने चीज़ों का भाग चला जाएगा, एक तो चला जाएगा 3 का, एक 6 का और एक 9 का। तो इसमें क्या पूछा है कि P का अधिकतम मान, तो अधिकतम मान 9 आ जाएगा। 103 नंबर देखेंगे, ये इसमें दिया है 25 + 12 × 33 - 25 एंड इसको डिवाइड किया गया है 5 से। तो देखिए सबसे पहले इसको, इतने को ये 5 आ गया, और इतना 396 आ गया। अब ये 25 पहले भी लगा हुआ है, तो देखिए 25 में ये माइनस का है, लास्ट में 25 में 5 घटाएंगे तो 20 आ गया, और 396 में हम 20 जोड़ देंगे, तो हमारा 416 बन रहा है। वह कौन सी छोटी से छोटी संख्या है जो 1 से 10 तक की संख्याओं से विभाज्य है। तो हम सबका करके देख ले रहे हैं, कुछ ऐसी अप्लाई होती हैं। देखिए जैसे 1 से, जैसे 2 का होता है तो लास्ट में सम होना चाहिए, 4 होना चाहिए तो लास्ट के दो डिजिट्स हैं वो सम होने चाहिए, और 3 का है तो 3 उस संख्या में 3 का भाग चला जाना चाहिए। 4 है तो 4 में 4 का तो बता ही दिया, लास्ट के 2 डिजिट्स जो हैं उनमें भाग चला जाना चाहिए। और 5 जो है तो 5 में लास्ट में 5 होना चाहिए और 0 हो जाना चाहिए, तो उसमें भाग चला जाएगा। और 6 में क्या है कि अप्लाई करना चाहिए 2 और 3 के केस। इसके बाद ऐसी 8 के हैं, 8 के 3 डिजिट्स का भाग चला जाना चाहिए, और 9 जो है वो 3 का 2 बार अप्लाई करना चाहिए। तो आई थिंक ये 2520 होना चाहिए। और 105 नंबर में कह रहा है संख्या, ये कुछ संख्या दी हुई है, इनमें 3 4 और 5 के स्थानीय मानों का गुणनफल किसके बराबर है। तो देखिए जब हम 3 का स्थानीय मान निकालेंगे तो ये 3 लाख है, ये 3 लाख बनेगा। हम 3 को ले लेते हैं और इसके बाद के जो सारे डिजिट्स हैं वो 0 ले लेते हैं, तो 5 0 हो गया, तो 3 लाख हो गया। अब इसमें कह रहा है कि गुणनफल कह रहा है, तो 4 का भी स्थानीय मान ले लेते हैं। तो 4 का स्थानीय मान 10 है, यहाँ पे 4 का हमने ले लिया और इसके बाद में 0 लगा दिया। और इसके बाद में कह रहा है 5 का स्थानीय मान, तो 5 का स्थानीय मान तो यहाँ पे 1 है।
3 4 नहीं, यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे देखिए 4 का स्थानीय मान यहाँ पे 40 रखेंगे और 5 का स्थानीय मान, ये इकाई का अंक है तो यहाँ पे 5 रखेंगे। ठीक है, तो अब इसका मल्टीप्लाइकेशन करेंगे, 5 चौको 20 दिया 60 है, तो यहाँ पे ये 60 आ गया और इसके बाद में 6 और 0 हो जाएंगे तो ये आ जाएगा डी। अब देखिए ये और दिया है कि ये एक परिभाषा दी हुई है। ठीक है, इसमें दिया है गणित सभ्यता और संस्कृति का दर्पण है। ये किसने कहा है? तो ये हागबेन की परिभाषा है। ये महान गणितज्ञ थे हागबेन, तो उन्होंने परिभाषा दी हुई है गणित सभ्यता और संस्कृति का दर्पण है। 107 नंबर में देखेंगे कि लिखा है अलग अलग भागों को जोड़ना ये सिद्धांत कहलाता है। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं, विश्लेषण विधि, संश्लेषण विधि, प्रयोगशाला विधि, परियोजना विधि। जबकि इसमें सी कुछ नहीं होता है, परियोजना विधि नहीं होता, प्रयोगशाला भी नहीं होता, संश्लेषण विश्लेषण में अक्सर कन्फ्यूजन रहता है। तो कोई अगर समस्या हो तो समस्या को कि अगर समाधान करना है तो समस्या के समाधान के लिए अलग अलग टुकड़ों को जोड़ना संश्लेषण विधि कहलाता है। ठीक है, और अगर कोई समस्या है उसको पार्ट में डिवाइड करके उसका समाधान करना, ये विश्लेषण विधि कहलाता है। आगे देखेंगे 108 में कह रहा है उपचारात्मक शिक्षण की सर्वाधिक सफलता निर्भर करती है। तो उपचारात्मक शिक्षण होता है निदान के बाद, यानी कि निदान क्या होता है? निदान किसी भी सब्जेक्ट में अगर विषयों में सही पकड़ नहीं है या विषयों में क्या कमियां हैं, उनको कमियों को देखने के लिए या कमियों का पता करने के लिए हम निदानात्मक परीक्षण करते हैं। ठीक है, निदानात्मक डायग्नोस करते हैं और डायग्नोस के बाद ही उपचार संभव है। जब जैसे पता ही नहीं चलेगा कि क्या निदान में क्या कमियां हैं, क्या हमारी पढ़ाई में कमियां रह गई हैं, क्लास में क्या दिक्कतें हैं, तो जब तक सही डायग्नोस नहीं होगा तब तक सही से उपचार नहीं किया जा सकता है। तो समस्या के कारणों को सही पहचान पर 109 नंबर में कह रहा है गणित में मूल्यांकन के सोपानों का सही क्रम। तो देखिए इसका सबसे लास्ट का जो क्रम है वो होगा प्रमाणों की व्याख्या करना, और इसके पहले जो होगा मूल्यांकन की प्रविधियों का निर्माण, और इसके पहले होगा मूल्यांकन की विधियों का चयन, ये परिस्थितियों की पहचान और उद्देश्यों का चयन। ये तो सबसे पहले का टॉपिक है, तो उद्देश्यों का चयन सबसे हम पहले करेंगे और इसके बाद परिस्थितियों की पहचान करेंगे। तो एक पे ये आ जाएगा, ये आ जाएगा, यानी कि सबसे पहले ये दूसरा होगा। हम ऐसे कर देते हैं स्कोर को, सबसे पहले 2 आ जाएगा, फिर 1 आ जाएगा, फिर इसके बाद में 3 आ जाएगा और प्रमाणों की व्याख्या सबसे लास्ट में आ जाएगा। नहीं, ये बनेगा 2 1 3 5 4। तो कौन से वाले में है? 2 1 3 5 4 फर्स्ट में दिख रहा है। अब देखिए ये लिख रहा है किसी छात्र ने नीचे दी गई संख्याओं को पढ़ने के लिए कहा गया तो 306 406 408 एंड 4020 उन्हें इस प्रकार पढ़ा 30 6 40 6। ठीक, इसको पढ़ रहा है 306 को पढ़ रहा है 30 6, 406 को पढ़ रहा है 40 6 और 40 8 पढ़ रहा है 408 को, और इसको क्या पढ़ रहा है 4020 को 40 20। तो अब देखें ऑप्शन पढ़ेंगे, छात्र को गणित की कक्षा अच्छी नहीं लगती है, कक्षा उबाऊ लगती है। देखिए ये तो अगर कहीं भी ऑप्शन आ जाए किसी भी चीज़ में, विषय में या गणित में, तो ये पहले हम देखेंगे कि ऑप्शन इसमें ऐसे ही ऐसे देते हैं। तो अगर उसको उबाऊ लगती हो तो वो ये भी नहीं पढ़ पाता, 30 का भी उसको ज्ञान ना होता, वो 30 शायद वो हो सकता है 306 पढ़ता, लेकिन कम से कम उसने कुछ तो उसमें सुधार किया है। 30 को 30 पढ़ रहा है, इसके बाद में 6 पढ़ना ही, तो वो 306 पढ़ता। अब भी देखेंगे छात्र ने स्थानीय मान की संकल्पना को समझ लिया तथा उसका उपयोग भी, अगर वो समझ लेता और उपयोग भी समझ लेता तो वो 306 पढ़ता। ठीक है, और इसके बाद में दिया है छात्र गणित का अध्ययन करने के लिए उपयुक्त नहीं है। अगर ये क्वेश्चन ऑप्शन कहीं भी आ जाए तो इसको तुरंत हम खारिज कर देंगे, ऐसा हो ही नहीं सकता है। अब इसके बाद में ये दिया है छात्र स्थानीय मान की संकल्पना को नहीं समझता है और उसे केवल 2 अंक की संख्याओं को पढ़ना आसान लगता है। हाँ, तो ये थोड़ा सा मिल रहा है, 2 अंक उसने 30 पढ़ लिया, 40 पढ़ लिया, संकल्पना अच्छे से नहीं समझा है, तो ये हो जाएगा डी।
ये 111 कह रहा है पी ने 9,000 रुपये का ऋण 8.5% वार्षिक साधारण ब्याज पर 2 वर्ष 8 मास के लिए लिया तो उसने कुल कितनी राशि पुनः लौटानी पड़ी। तो देखिए ये सिंपल है, ये हमारा हो गया 9,000 मूलधन, 9,000 के बाद 8.5% हमारा ब्याज हो गया। अब इसके बाद में देखिए समय कह रहा है तो समय उसने 4 मास, देखिए इसमें कितना बनेगा अगर हम वार्षिक यहाँ पे जोड़ेंगे तो 2 से 2/3 ये हो जाएगा और यहाँ पे 100 कर लेंगे। अब जब करेंगे टोटल तो 11, और इसका जब ये आ जाएगा पूरा ब्याज तो 9,000 में मूलधन में हम ब्याज जोड़ देंगे। तो इसमें मिश्रधन कह रहा है तो सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। 112 कह रहा है कि एक 22 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर के आयताकार कागज को मोड़कर बिना अधिव्यापन एक 4 सेंटीमीटर ऊंचाई का बेलन बनाया जाता है। तो देखिए कागज की इस तरह की संरचना रही होगी, ये हमारी 22 है, ये 4 है। अब वो बेलन अगर बना रहा है तो उसमें उसने सबसे पहले ही बता दिया कि 4 सेंटीमीटर ऊंचाई का बेलन बनाया गया है, तो ऊंचाई उसकी बेलन की 4 सेंटीमीटर रही होगी। इस तरह का बेलन होगा, इस तरह का। क्वेश्चन को सबसे अच्छे सही से तरीके से पढ़ना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पे ये 4 हो गया, ये 22 हो गया। अब जो पाई आर 2 पाई आर है वो है 22 और एच है 4 सेंटीमीटर। ठीक है, अब ये दिया गया इस बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा, तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कर लेना, ये आ जाएगा 88 सेंटीमीटर। 113 में कह दिए गए चित्र में रेखाएं ए बी और सी डी बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती हैं। ठीक है, ए बी और सी डी प्रतिच्छेद करती हैं यदि ओ ई और ओ एफ क्रमशः बी ओ डी सी ओ डी के समद्वाजक हैं एवं यदि ई ओ डी 25 है। तो सबसे पहले देखिए हमको एक चीज़ मिल गई, ये 25 मिल गई, तो ये 25 है, ये ओ ई ये चीज़ अर्धक है, तो जब ये 25 तो ये भी 25, ये टोटल होगी 50। अब ये जब 50 हो गई तो ये एक सरल रेखा है, ये 50 हो गई तो ये कितनी हो गई 130। और ओ एफ भी सी ओ बी की अर्धक है, तो ये 130 बराबर हिस्से में डिवाइडेड होगी तो ये 65 हो जाएगी और ये 65 हो जाएगी, तो बी आ जाएगा इसका। कौन सा लगाया, ये लगाया। अब 114 नंबर, एक वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल 6400 वर्ग मीटर है। एक व्यक्ति द्वारा इस मैदान की परिमिति पर 5 चक्कर लगाने की दूरी होगी। तो देखिए सबसे पहले करते हैं कि 6400 वर्ग मीटर। देखिए ये चलते हैं, इसमें लिखा हुआ 50 पैसे के 16 सिक्कों का मूल बराबर। देखिए सबसे पहले हम करेंगे इसको लगाने का द बेस्ट तरीका जो है, सबसे पहले हम देखेंगे सबसे लोवेस्ट यूनिट हमारी कौन सी है, सबसे छोटी यूनिट हमारी कौन सी है। तो इसमें देखिए कह रहा है 25 पैसे के सिक्के। ठीक है, तो 25 पैसे के हम देख लेते हैं 25 सिक्के के इसमें कितने पैसे मिलेंगे, तो 32 बन पाएंगे प्रश्न में। ठीक है, अब 32 बन पाएंगे तो 32 सिक्के, 25 पैसे के 32 सिक्के। अब देखते हैं कौन से ऑप्शन मिल जाते हैं। 1 रुपये के 4 सिक्के, तो 1 रुपये के जब 4 सिक्के होंगे तो 16 यहीं बन जाएंगे, और प्लस 2 रुपये के 3 सिक्के, तो 2 तियाँ 6 और 6 चौको 24। यहाँ ये तो ज़्यादा हो रहा है। अब यहाँ देखेंगे 2 रुपये के 3 सिक्के, तो 2 रुपये के जब 3 सिक्के तो ये इसका अमाउंट जो हो गया ये 6 रुपये हो गया। 6 में बन रहे हैं 24 सिक्के 25 पैसे के, और यहाँ पे 25 पैसे के 8 सिक्के, तो 8 यहाँ जोड़ लेंगे तो ये 32 पहुँच जाता है। तो ये बी ऑप्शन हो जाएगा हमारा। अब ये दिया है द राइट डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग नंबर, यानी कि अवरोही क्रम में पूछ रहा है। ठीक है, तो अवरोही क्रम में जब संख्याओं को पूछ रहा है तो अवरोही क्रम में देखिए इसका उत्तर तो होगा ए। अब अगर लगाने का सबसे अच्छा तरीका मेरे ख्याल से है तो या तो उसको भाग दे के देख लो, अगर संख्याएं बड़ी हैं तो सबसे बड़ी बात ये है कि जैसे रखेंगे 2/7। ठीक है, और ये लिखा है 3/13 और ये लिखा है 5/6। तो देखिए ये अब सबको अगर हम बेस वैल्यू अगर समान करेंगे तो यहाँ पे 7 है और जिसमें जो संख्या नहीं होती जैसे 13 78, तो 78 का यहाँ पे मल्टीप्लाइकेशन कर लेंगे। 78 का जब
ऊपर नीचे करेंगे तो ऊपर भी करेंगे। और इसी में जो 13 है यहाँ पे 7 और 6 नहीं है, 7 6 42 है, तो यहाँ भी 42 का गुणा कर लेंगे। और यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 6 है, तो यहाँ पे 91 का गुणा कर लेंगे। यहाँ भी ऊपर 91 का गुणा कर लेंगे। अब ऊपर ऊपर वाले देख लेते हैं कौन कम कौन सा ज़्यादा। तो ये 5 वाला सबसे ज़्यादा आ रहा है, फिर ये 2 वाला निकलेगा ये, और ये फिर 3 वाला निकलेगा, तो ये निकलेगा। अब 119 नंबर देख लेते हैं, तो इसमें आंसर लगा के देख लेना 1730 आएगा। सिंप्लीफिकेशन का है और ज़्यादा कुछ नहीं है। 120 में देखो कह रहा है कि बड़ी से बड़ी संख्या जिससे 244 तथा 2052 को विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 4 शेषफल प्राप्त होता है, तो वह संख्या होगी। तो देखिए इनको विभाजित किसको करना है, इन दोनों संख्याओं को करना है। तो इनसे छोटी ही संख्या अगर होगी तो विभाजित हो पाएंगे, या तो ये होनी चाहिए या तो ये होनी चाहिए। अब ये तो बड़ी हैं, इनसे तो विभाजित हम करेंगे नहीं, तो सीधा सीधा कट जाएगा। क्वेश्चन पूछने का तरीका ही गलत है। 4 शेषफल बचता, तो पहले हम यहाँ देख लेते हैं। ये तो परफेक्ट पहुंचता है, 20 बार भाग जा रहा है और 4 शेष बचता है। और इसमें देख लेते हैं, तो इसमें 171 बार भाग जा रहा है, लेकिन शेष बचता नहीं है, तो फिर ये 16 ही होनी चाहिए। एग्जैक्ट 16 है। तो ये 120 क्वेश्चंस हो गए।